रशिया यूक्रेन का युद्ध ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है कि भैया मैं तो ये बोलता हूँ रशिया और अमेरिका के बीच में प्रॉक्सी वॉर शुरू हो चुकी है। प्रॉक्सी वॉर कैसे शुरू हुई है? रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है जिसको अमेरिका लड़वा रहा है। अमेरिका ईरान से लड़ रहा है जिसको रशिया लड़वा रहा है। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे कि यूक्रेन ऑयल फैसिलिटीज़ पे हमला करता है, यहाँ पर सीआईए के हेडक्वार्टर्स उड़ जाते हैं। सो देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन दीज़ 2 और जियोपॉलिटिकल जो गेम है इसका ये बहुत जल्दी शिफ्ट हो रहा है। लार्जर गेम हर कोई ईरान उसमें पॉइंट ब्लैंक देखता है, यूक्रेन रशिया में पॉइंट ब्लैंक देखता है, बट एक लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम जो चल रहा है, इस पे नज़र हमको ज़रूर डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर राजीव सर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम। नमस्कार, जय हिंद आदि। तो सर ये जो मेरा लॉजिक है कि भाई दोनों एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है दोनों के बीच में एंड ये तो अभी बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि भाई उधर पे ज़्यादा अटैक होते हैं तो इनका अटैक इधर पे शुरू हो जाता है। नहीं इट इज़ अभी नॉट जो डायरेक्ट ऑन ईच अदर बट हाँ तो आप मेरी आवाज़ बिगर हाँ जियोपॉलिटिक्स में और यूरोपियन पॉलिटिक्स के ऊपर और ये जो मेडिटेरेनियन की पॉलिटिक्स चल रही है, आज सुबह ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दिया कि साहब हम टर्की को F-35 देंगे, इज़राइल जो करना है कर ले, हम नहीं आई डोंट केयर। ऐसी-ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं, तो व्हाट्स हैपनिंग हियर सर? नहीं इसको ये जो अंकारा की समिट हुई, अंकारा में जो नाटो की समिट हुई जिसमें नाटो के 32 मेंबर्स थे अभी 7-8 जुलाई 2026 में, और जिसमें नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल है मार्क ने उसने कहा कि आर्टिकल 5 जो है वो हमारी एकता और एकजुटता और सामूहिक शक्ति का प्रतीक है, और यही आर्टिकल 5 के द्वारा शांति, सुरक्षा और समृद्धि की आधारशिला बनी हुई है। और उन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन में ये भी कहा कि एलाइज रीअफर्म्ड देयर आयरन क्लैड कमिटमेंट टू कलेक्टिव डिफेंस अंडर आर्टिकल 5। तो अभी तक क्या था कि प्रेसिडेंट ट्रंप शुरू से जब से आए थे तो ये लग रहा था कि वो नाटो के साथ, नाटो एक्सपेंशन के साथ एग्री नहीं कर रहे हैं, और वो यूक्रेन के साथ रशिया के जो इंटरेस्ट हैं उनके प्रति सेंसिटिव हैं, और ये वार रुकवाने में वो मदद करेंगे। लेकिन इस अंकारा समिट के बाद ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तरह से पुतिन को धोखा दिया, और वो फिर से नाटो के साथ जाके खड़े हो गए। और नेचुरली अब जो अमेरिका और ईरान के साथ जो लड़ाई हो रही थी जिसमें रशियंस ने थोड़ी दूरी बनाई हुई थी, तो वो अब इस बात की कोशिश करेंगे कि नाटो अमेरिका का जो ईरान में इन्वॉल्वमेंट है उसकी कॉस्ट को वो बढ़ाएं। जो नुकसान वो यूक्रेन में वेस्ट और अमेरिका की वजह से झेल रहे हैं, वो उसी कॉस्ट का रिटर्न ईरान में अमेरिका को और वेस्ट को देंगे। तो ये अंकारा समिट के बाद थोड़ा सा और आपने देखा होगा कि अंकारा जो समिट हुई उसमें जॉइंट डिक्लेरेशन में यूरो एटलांटा सुरक्षा की बात हुई, और उसमें आया कि 135 जो अरब डॉलर का निवेश हम लोगों ने बढ़ाया है, ये डिक्लेयर किया उन्होंने, नाटो कंट्रीज़ ने। और 2026 में हम 70 लाख यूरो की सैन्य सहायता भी यूक्रेन को देंगे। और जो ट्रंप बार बार कह रहे थे कि आप 2% मिनिमम जीडीपी का खर्च करिए, तो वो भी उन लोगों ने अनाउंस किया। और एरोगन ने अपनी आर्मामेंट और इंडस्ट्री को दिखाने के लिए, अपना मिलिट्री पोस्चर के लिए, आपको याद होगा सभी गेस्ट को 1.357 मैग्नम रिवॉल्वर जिसमें 6 लाइव कैट्रिजेस थे सबको भेंट करी। ट्रंप को तो उन्होंने गोल्डन बॉक्स में, मैंने आपको चित्र भी भेजा है उसका। तो एक तरह से ये जो अंकारा समिट है ये एक तरह का एक टर्निंग पॉइंट है जिसमें कि सारा यूरोप और अमेरिका एक साथ खड़ा हुआ है रशिया के खिलाफ। और अगर आप पहले का देखें, पहले स्टेटमेंट देखें, तो ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं होता तो 22 में अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ये फुल स्केल इन्वेजन नहीं होता। और यहाँ तक उन्होंने कहा था कि फॉर 20 years आई हर्ड that if Ukraine goes into NATO, it is a real problem for Russia. और आई थिंक दैट्स रियली वाई दिस वार स्टार्टेड, उन्होंने कहा था। और ये भी कहा था कि रशिया है somebody right on their doorstep. I could understand their feeling about that. और जेलेस्की के साथ उन्होंने बातचीत में कहा था
कि ही वाज नेवर गोइंग टू बी ए मेंबर ऑफ नाटो। और अलास्का में भी प्रेसिडेंट ट्रम्प जब अलास्का बने थे, और अलास्का में 15 अगस्त को जब मीटिंग हुई थी, ये अलास्का जो है बिल्कुल आर्टिक और पैसिफिक ओशन के बीच में है। दोनों कंट्रीज़ के बीच में केवल 53 माइल्स का या 85 किलोमीटर की दूरी है, और 2 आइलैंड हैं जहाँ पर तो केवल एक तरह से 4-5 किलोमीटर की ही दूरी है। तो जब प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रम्प यहाँ पर मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा था कि यूरोपियन यूनियन जो है वो हमारी ये जो बातचीत हो रही है, यूएस रशिया का जो डिस्कशन हो रहा है, उसे सैबोटाज कर सकता है। और पुतिन ने ये भी कहा था कि हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि जो हमारे संबंध हैं वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ, वो इस समय कोल्ड वॉर के बाद सबसे लो पर हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि बायलैटरल रिलेशनशिप में ट्रम्प के साथ उन्होंने कहा था कि और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा था कि उनके समय ये वार नहीं होती, और ट्रम्प ने उस वार्ता को बड़ा प्रोडक्टिव कहा था। तो ऑब्वियसली ये बल्कि उस समय ये आलोचना भी हुई थी कि पुतिन जो है, प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट ट्रम्प और यूरोपियन यूनियन के बीच की दूरी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में भी ये कहा जाता था कि ये रशियन स्पाई हैं और पुतिन के साथ इनके बड़े पर्सनल संबंध हैं। और तो ये जो एक पोस्चर था, ये जो एक दिखाई दे रहा था कि एक रिलेशनशिप है, वो अंकारा समिट में डिस्ट्रॉय हो गई। और मैं इसको कह सकता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने प्रेसिडेंट पुतिन को एक तरह से धोखा दिया। उनको धोखे में रखा कि मैं यूक्रेन की वार में आपके साथ नेगोशिएशन करूँगा। तो ऑब्वियसली रशिया इन रिटर्न, चांस की बात है, अनफॉर्चुनेटली अमेरिका ईरान में मिलिट्री कन्फ्लिक्ट में है, वैसे ही जैसे कि यूक्रेन में रशिया कन्फ्लिक्ट में है। तो वो ये चाहेगा कि मैं इसका कॉस्ट आपको लौटा दूँ। तो वो अब रशिया प्रेसिडेंट अमेरिका का जो ईरान में इन्वॉल्वमेंट है, उसकी कॉस्ट को वो जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि तभी एक तरह से कहते हैं ना कि नेगोशिएटिंग टेबल पर तभी आ सकते हैं। मैं आपको यहाँ बताऊँ, मोदी जी को भी ट्रम्प ने धोखा दिया। अगर आपको याद हो कि 24 फरवरी 2020 को नमस्ते ट्रम्प की जो मीटिंग हुई थी गुजरात में, जिसमें मोदी जी ने उसको मैनेज किया था, और ये माना जा रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के इलेक्शन की मीटिंग है। और ये बहुत बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक कैंडिडेट को, 2 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को इतना सपोर्ट किया। और वहाँ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोलते हुए कहा भी था कि अमेरिका विल ऑलवेज बी फेथफुल एंड लॉयल फ्रेंड टू द इंडियन पीपल। और आपको पता होगा कि उन्होंने वायदा भी किया था कि हम M60R हेलीकॉप्टर्स, अपाचे हेलीकॉप्टर्स आपको देंगे। और ये मीटिंग 2019 सितंबर में जब हॉस्टन में हुई थी, उसी के बाद ये मीटिंग हुई थी। और आपको ये भी पता होगा कि अमेरिकन इलेक्शंस में ज़्यादातर जो इंडियंस हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर हैं, लेकिन मोदी जी ने शायद की वजह से करीब कहा जाता है कि करीब 30 to 36% इंडियंस ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को वोट दिया। और कहीं इंडिया में भी ये माहौल बना था कि मोदी जी ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प हमारे इंडिया के इंटरेस्ट के पक्ष में होंगे। लेकिन बात नहीं निकली, और उन्होंने एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी उन्होंने ये धोखा दिया। अब इस अंकारा समिट के बाद जिस तरह से अमेरिकन्स ने अपनी पलटी मारी है, उसी हिसाब से अभी 27 जुलाई को, अभी रशिया 26 जुलाई को रशिया का नेवी डे था, और 27 जुलाई को प्रेसिडेंट पुतिन ने बहुत ही ऑफेंसिव या बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट अभी दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो ये हमारा यूक्रेन में जो स्पेशल मिलिट्री एक्शन है, दैट विल बी कंटिन्यूड। और उन्होंने कहा है कि जब तक इसका रूट कॉज, जो यूक्रेन में हमारे ने अटैक किया है, इसका जब रूट कॉज तक आप नहीं पहुंचेंगे, जब तक ये लड़ाई कंटिन्यू रहेगी। और रशियंस चाहते हैं कि यूक्रेन में जो डॉन्स रीजन है, वहाँ से यूक्रेनियन फोर्सेस विड्रॉ कर जाएं, और कोई नाटो की मेंबरशिप यूक्रेन को ना रहे। और जो रशियन फोर्सेस ने जो यूक्रेन के एरियाज़ को ले लिया है, उसको वो रिकॉग्नाइज़ करे। और रशियन जो लैंग्वेज और कल्चर के खिलाफ जो एक मुहिम यूक्रेनियन जेलेंस्की और उससे पहले की गवर्नमेंट्स ने किया, उसको वो वापस लें। और उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट प्रेसिडेंट पुतिन ने दिया है कि रशिया इज एग्जामिनिंग द डिग्री ऑफ वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट इन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। और ये कहा है कि दिस असेसमेंट कुड इन्फ्लुएंस अनस्पेसिफाइड रशियन डिसीजन इन द फ्यूचर।
और जो रशिया के जो एक तरह से शेडो फ्लीट के नाम पर जो उसके वेसल्स को ऊपर जो उन्होंने टैंकर्स के ऊपर जो अटैक किया है, और यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम के आसपास जो 600-700 शिप्स हैं रशियंस के, उनके खिलाफ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ कार्रवाई कर रहे हैं, उसको उन्होंने पायरेसी कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो यूरोपियन यूनियन, यूके और ये जो अमेरिका जो सैंक्शंस लगा रहे हैं, दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट यूनिवर्सल इंटरनेशनल लॉ, है ना। दे कैन नॉट सीज आवर शिप्स, क्योंकि ये जो सैंक्शंस लगा रहे हैं, इसकी आप लेजिटिमेसी क्या है? ये आपका अपना वो डिसीजन है, कोई इंटरनेशनल डिसीजन तो ये नहीं माना जा सकता। और उन्होंने ये भी कहा है कि नेवल डेपर के जो हमारी नेवी है, वो हमारे जो 30 सीज हैं, आप ये, मैंने आपको मैप भेजा था, दिखा सकते हैं कि जो 30 सीज हैं हमारी नेवी उसकी रक्षा करेगी। 12 सीज तो रशिया के साथ कनेक्टेड है, और कैस्पियन सी एक इनलैंड वाटर बॉडी है। ये वही कैस्पियन सी है जिसमें हम चाबार पोर्ट से और सीधे कैस्पियन सी को थ्रू रोड हम कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं, और कैस्पियन सी से हम अस्तरखान रशिया का पोर्ट से हम यूरोप की तरफ एक तरह से ट्रेड करने की सोच रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो अगर एक मैंने आदि आपको वो भेजा था, एक मैप भेजा था। हाँ, इसके अलावा एक दूसरा मैप भी है, उसको अगर लगाया जाए तो शायद थोड़ा समझ में आएगा लोगों को कि आज की स्थिति ये है कि ये जो है इसमें आज जो सिक्योरिटी रशिया ने कहा है कि हमारा सिक्योरिटी जोन प्लान है। पहला तो हमारा सिक्योरिटी जोन प्लान है, जैसे अगर आप रशियन बॉर्डर की तरफ देखें, सूमी जो ओब्लास्ट करके जो रीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, ये करीब यूक्रेन का 4% है, और यहाँ 88% यूक्रेनियंस लैंग्वेज के लोग थे और 10% रशियन के लोग थे। एग्रीकल्चर लैंड है, फॉरेस्ट है, और यहाँ की पॉपुलेशन करीब 1 बिलियन थी, जो लगभग ये पूरा एरिया खाली सा ही है, यहाँ लोग छोड़ के जा चुके हैं। और दूसरा एरिया अगर आप देखें, खरकीव का एरिया है, जो यहाँ इंडस्ट्री है, साइंटिफिक एक तरह से है, इंस्टॉलेशंस हैं यूक्रेन के, और रशिया बॉर्डर से करीब 30-40 किलोमीटर की दूर है। यहाँ का भी अगर डेमोग्राफी जो थी वो 70% यूक्रेनियन लैंग्वेज के थे, 25% रशियंस थे, यहाँ ज्यूज़ भी कुछ रहते थे। और अगर नेटिव एक तरह से जो लैंग्वेज की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 50-50% है, नेटिव रशियंस स्पीकिंग है, नेटिव 40%, 50% यूक्रेनियंस है। और यह जो खरकीव है, एक ज़माने में सोवियत यूनियन की कैपिटल हुआ करती थी, सोवियत यूक्रेन की कैपिटल हुआ करती थी 1919 से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास 1934 तक। और ये जो एरिया है ज़पोरेजिया, यहाँ भी 70% और 25% का रेशियो आप देखिए, 50-50% यूक्रेनियन नेटिव लैंग्वेज स्पीकिंग लोग हैं, 50% यहाँ पे तो भाग गए हैं सर सारे यूक्रेनियन लोग। लैंग्वेज के लोग। हाँ भाग गए। हाँ, जो थे, जो डेमोग्राफी थी, वो बता रहा हूँ, जो डेमोग्राफी थी। जी जी। और ये जो एरिया है निप्रो पेट्रोस्क, ये भी बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ भी यही रेशो था। और जो क्राइमिया आप देख रहे होंगे, ये क्राइमिया पेनिनसुला है, जो कि 3 ब्लैक सी और अजोर जो सी है उससे घिरा हुआ है। और ये यहीं पर एक सेवेस्टापोल एक जगह है जहाँ पर नेवल बेस है रशिया का, और यहीं पर एक जगह है याल्टा, जहाँ पर कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यहाँ पर एक जो एलाइड पावर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें रूजवेल्ट और चर्चिल और स्टालिन के बीच में लेवार्डिया पैलेस है, वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी। तो एक तरह से आप देखिए कि जो आज सिचुएशन है, तो रशियंस की प्लान ये है कि हम इसके एक सिक्योरिटी जोन हम चारों तरफ बनाएंगे, और ये डॉन्स का रीजन, लॉन्स का रीजन, ये टोटल 90% रशियन स्पीकिंग एरिया है। और जब ये 91 में जब यूक्रेन बना था, और एक तरह से जब उसके बाद जब सब्सिक्वेंट जो प्रेसिडेंट्स आए, उसमें जो एक प्रेसिडेंट जो रशियन स्पीकिंग रशिया के एरिया के जो एक प्रेसिडेंट आए, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम शुरू हुई, जैसे जो विक्टर यानुकोविच, ये जो यानुकोविच थे, ये जब जीते तो ये प्रो वेस्टर्न थे, 2005 से 10 तक रहे। फिर ये 2010 से 14 में भी ये जीते,
2013 में फिर यूरोपियन यूनियन के साथ एक डील थी, उन्होंने उसको मना कर दिया, तो उसके बाद उनको यानुकोविच और एक है विक्टर यशुचेन्को, तो जो यशुचेन्को है वो यूरोपियन यूनियन और नाटो के पक्ष में थे, और यानुकोविच जो थे वो मॉस्को के पक्ष में थे, और इन्हीं के बीच में सत्ता आपस में इधर उधर होती रही। और 2013 के बाद जो एक तरह से ऑरेंज रिवॉल्यूशन कहा जाता है 14 में 13 में, वहाँ पर ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इन्होंने वहाँ पर इंजेक्ट किया। जैसे आप देख रहे हैं भारत में भी फॉरेन से लोग आते हैं और फंडिंग बाहर से आती है और भारत में बवाल मचाओ। यही इन्होंने बांग्लादेश में किया, यही इन्होंने नेपाल में किया, यही इन्होंने यूक्रेन में किया। और 14 में फिर जब ये ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ तो एक एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, फिर उसके बाद 14 में एक पेट्रो पोरोशेंको एक तरह से एक ये बने प्रेसिडेंट बने, और 19 में जेलेंस्की बने। तो ये सब प्रो वेस्टर्न थे, इंस्टॉल किए गए थे, प्लांट किए गए थे, और इन्होंने एक तरह से यूक्रेन का पूरा सीन ही चेंज कर दिया। और ये तो आप जानते ही होंगे कि यूरोप जो है यूक्रेन के गुड्स ट्रेड्स पे बहुत निर्भर है। 65% जो यूक्रेन का गुड्स ट्रेड है वो यूरोप के साथ होता है। और ये भी वो एक प्रचार कर रहे हैं कि अगर यूक्रेन गिर गया तो हमारा पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और पोलैंड, ये सारे हमारी रशियन फोर्सेस यहाँ आ जाएंगी। और आप ये भी देख रहे होंगे कि इस नक्शे में कि जो ब्लैक सी और अज़ोव सी है उसमें ये रशियंस का क्रीमिया से, अगर आप राइट साइड की तरफ देखें अज़ोव सी की तरफ, तो पूरा ब्लैक सी पर उनका कब्जा है। और ये जो ब्लैक सी है ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिटेरियन सी और बॉस्फोरस स्ट्रेट और ये सी ऑफ मार्स इन सबको जोड़ता है। और यूक्रेन और रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया की इसकी एक तरह से बाउंड्री भी मिलती है। ये डार्क हाइड्रोसल्फाइड इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ये थोड़ा डार्क कलर का है, इसलिए इसको ब्लैक सी भी कहते हैं। और भी थ्योरीज हैं ब्लैक सी कहने की। तो 91 के बाद जब यूक्रेन बना और 14 में जब एक तरह से ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ और वेस्ट के एक तरह से CIA और वेस्ट के षड्यंत्र में जब वहाँ बवाल हुआ, एक रिवॉल्यूशन हुआ, तो वहाँ उस समय जब रशिया को लगा कि ये इनका गेम चल रहा है, तो उस समय उन्होंने क्रीमिया को अपनी तरफ मिला लिया था। क्योंकि क्रीमिया के लोग सड़कों पर आ गए थे उस समय। मैं 12 में गया था क्रीमिया, उसके बाद भी गया था। तो क्रीमिया के लोग सड़क पर आ गए थे और उन्होंने कहा था कि हम रशिया के साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि सारे लोग रशियन स्पीकिंग हैं। और उस समय से ही शुरू हो गया था, उससे पहले से ही शुरू हो गया था। यूक्रेन के बहुत सारे लोग, खासतौर से जो लेडीज़ हैं, अपने बच्चों के साथ रशिया आ गए थे। वहाँ पर केवल पुरुष या जो बड़े बूढ़े बचे थे 14 में ही। और आज एक तरह से यूक्रेन खाली जगह है, बहुत कम लोग वहाँ पर हैं। और ये एक तरह से एक आपने देखा होगा कि ज़बरदस्ती लड़ाई लड़ने के लिए यूक्रेन के लड़कों को पकड़ा जा रहा है। और अभी एक रिपोर्ट आई है कि बहुत सारे सोल्जर्स यूक्रेन आर्मी के वो लीव पे चले गए हैं, वो आ ही नहीं रहे हैं। और जिस तरह से पूरे यूरोप ने वहाँ पर अपने आर्मामेंट्स 77 बिलियन यूरो का जो उन्होंने अभी तक किया है आर्मामेंट्स का, उसका सारा एक्सपेरिमेंट उन्होंने वहीं किया है। और अंकारा समिट के बाद अब ये बात क्लियर हो गई है कि अमेरिकन्स और यूरोपियंस एक साथ खड़े हैं, क्योंकि बीच में जो ये डिस्कशन शुरू हो गया था कि नाटो रहेगा नहीं रहेगा, अमेरिका नाटो से बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, और अमेरिका और यूरोप के बीच में दूरियां बढ़ेंगी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये पिक्चर क्लियर है कि नाटो और अमेरिका और यूरोप एक साथ खड़े हैं, ख़ासतौर से वेस्टर्न यूरोप। और आपको याद होगा कि जब 90 में जब सोवियत यूनियन टूटा था तो उस समय केवल यूरोप के 16 देश थे, और बाद में उन्होंने इस वाक़े का फ़ायदा उठाया रशियन वीकनेस का, और 16 कंट्रीज़ और कुल मिला के आज 32 कंट्रीज़ हैं। उन्होंने पूरे ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ को, जो कि रशियन स्पीकिंग थे, जो रशिया के साथ कल्चरल लिंक्स वाले कंट्री थे, उनको धीरे धीरे एक्सपेंड कर लिया, ये ख्वाब दिखा के कि आप वेस्ट की तरफ आइए और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में आइए, डेमोक्रेसी होगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और डेवलपमेंट होगा, समृद्धि आएगी। और इस तरह से वो बहुत ही इंटेलिजेंटली वो इसको एक्सपेंड करते गए। इसके अलावा कहानी थोड़ा-सा और भी है। अभी रशियंस ने ये तो अनाउंस किया ही है, प्रेसिडेंट पुतिन ने अभी 27 जुलाई को, कि ये हमारा सिक्योरिटी प्लान होगा। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात और कही है। उन्होंने कहा है कि अगर यही यूरोप का हाल है,
तो हम फिर यूक्रेन का जो स्टालिन ने जो हिस्से दूसरे कंट्रीज से जीत करके और यूक्रेन बनाया था, वो हिस्से हम यूक्रेन के उन कंट्रीज को लौटा देंगे। जैसे यूक्रेन जो आज यूक्रेन है, उसका कुछ हिस्सा पहले हंगरी में हुआ करता था, कुछ हिस्सा पहले रोमानिया में हुआ करता था, कुछ हिस्सा पोलैंड में हुआ करता था, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ये ऑफर किया है कि ये हिस्से धीरे धीरे वहीं चले जाएंगे, और यूक्रेन की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, उसकी सिक्योरिटी का सोल गारंटर हम ही हैं। और अगर आपको याद होगा कि 91 में जब यूक्रेन बना था, तो वहाँ 1/3 रशिया के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थे वो यूक्रेन में ही थे। और उसके बाद बेलफेस्ट में एक जो हंगरी का शहर है, वहाँ पर रशिया, यूक्रेन, अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में एक समझौता हुआ था, बुडापेस्ट मेमोरेंडम जिसको कहा जाता है, जिसमें उस समय ये यूक्रेन की सुरक्षा को गारंटी दी गई थी, और ये कहा गया था कि रशियंस अपने सारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हटा लेंगे और यूक्रेन एनपीटी को ज्वाइन कर लेगा, और उसके बाद सारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस वहाँ से हटा लिए गए थे। और लेकिन अब वेस्ट ये कहता है कि साहब इन्होंने जो क्रीमियन एनेक्सेशन जो किया, उससे वो बुडापेस्ट का जो मेमोरेंडम उसको वायलेट किया रशियंस ने। लेकिन रशियंस जान गए थे कि 2014 में जो उन्होंने वहाँ पे रिवॉल्यूशन कराया और वहाँ पे पंप किया पैसा, तो रशियंस जान रहे थे कि ये वहाँ पर अनस्टेबिलिटी लाके और क्रीमिया को भी कैप्चर करेंगे। और क्रीमिया के लोग भी सड़क पर आ गए थे उस समय, उन्होंने कहा हम रशिया के साथ रहना चाहते हैं। और वहाँ सेवेस्टोपोल में रशिया का नेवल अड्डा भी है, और ये सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ाई में बहुत इम्पोर्टेंट सेवेस्टोपोल और ये सब बड़ा हिस्सा बड़ा इम्पोर्टेंट था। तो रशियंस क्रीमिया को कैसे अलग होने देना चाहते थे। और दूसरा, जब यूक्रेन बना था 91 में, तो उन्होंने डॉन्स और लोहान्स्क अपने आप ही रशियन स्पीकिंग एरिया रशिया ने यूक्रेन को दिया था। लेकिन यूक्रेन बनने के बाद जो यूक्रेन की सरकारें आई जो कि वेस्ट से प्रभावित थी, उन्होंने डोंस्क और लुहांस्क में जो रशियन स्पीकिंग एरियाज थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया और रशियन लैंग्वेज को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, कल्चरल डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। एक टाइम था जब ये पूरा एरिया रशियन वर्ल्ड कहलाता था। यहाँ सभी जगह, सर्बिया से लेके जॉर्जिया, सब लेटविनिया, लिथुआनिया, ये सभी जगह रशियन समझी जाती थी। सर्बिया की तो लैंग्वेज और रशिया की लैंग्वेज में संस्कृत के भी बहुत सारे शब्द हैं। और तो एक तरह का दूसरा माहौल था। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कह के मैं अभी एक ग्लिम्स एक दे रहा हूँ, उसमें ये भी कहा जा सकता है कि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेसी और भी हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में आप जानते हैं कि नाजी जो आइडियोलॉजी थी और जो जर्मनी और इटली की जो आइडियोलॉजी थी उससे लड़ाई हुई थी एलाइड फोर्सेस की, और जर्मन फोर्सेस ने पूरे यूरोप को जीत करके और रशियंस को भी उन्होंने काफ़ी जीत लिया था, और बाद में जाके वो लेनिनग्राड में हारे। तो जब ये लड़ाइयाँ हो रही थी, यूक्रेन के एरिया में भी हो रही थी, तो बहुत सारे ऐसे रेशियल सेक्शंस भी थे सोसाइटी के जिन्होंने कि नाजी के साथ अपनी सिंपैथी थी उनकी, और वो उनके साथ लड़े थे। तो वो जो आइडियोलॉजी थी, वो जो एक आइडेंटिटी थी, वो फिर से सर उठा रही है। और इस तरह की रिपोर्ट भी थी जो अभी सामने आई नहीं है, आएंगी धीरे धीरे लोगों के, कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जब लड़ाई एलाइड फोर्सेस और इंग्लैंड और अमेरिका और फ्रांस, इटली और रशिया भी उन्हीं के साथ लड़ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये चाहते थे कि रशियंस डिसइंटीग्रेट हो जाए, रशिया हार जाए। वहाँ पर भी उनकी जो दुश्मनी थी वो रशिया के साथ दिखाई दे रही थी, क्योंकि मान लीजिए अगर हिटलर की फोर्सेस जीत जाती या नाजीज आइडियोलॉजी जीत जाती, तब भी वो यूरोपियन ही डोमिनेंस होता। और तो बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं अभी यूक्रेन साइड में जहाँ पर कि वो हवा दे रहे हैं। और ऐसी रिपोर्ट भी सेकेंड वर्ल्ड वार के समय थी कि बहुत सारे आर्मी के जो जनरल्स थे या यूनिट्स थी या जो बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे सेकेंड वर्ल्ड वार में एलाइड फोर्सेस की तरफ से, वो हिटलर की फोर्सेस के साथ भी मिले हुए थे, नाजी फोर्सेस के साथ भी मिले हुए थे। तो बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बात बहुत अंदर तक की है। और ये देखा जाए तो जो पुराने जो ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं वो दोबारा से निकल के आ रहे हैं। जैसे हम भारत का, जैसे एक बृहत्तर भारत या की बात करते हैं, या ग्रेटर इज़राइल की बात करते हैं। जिस तरह से फ़िलिस्तीन एक आइडियोलॉजी की बात हो रही है कि इज़राइलीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ़िलिस्तीनियंस कंसेप्ट वाज़ एन इल्यूज़न, और वो कहते हैं कि नहीं साहब, जीयूस को मारना जो है वो तो जायज़ है और ये तो हमारे धर्म में लिखा हुआ है, और जीयूस जो है वो इस्लामिक हो जाएं और जजिया देने लगें।
तभी इस बात का हल निकल सकता है। तो ये जो लड़ाइयाँ हैं ये केवल नेशनल इंटरेस्ट पर नहीं टिकी हुई हैं, इसके पीछे बहुत सारे कॉजेज़ हैं। और यूक्रेन फूड में, सनफ्लावर में, व्हीट में के अलावा रेयर अर्थ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डोहान्स और लोहान्स पर जो रशियन फोर्सेस ने कब्जा कर लिया है, उसका 80% जो यूक्रेन का जो अर्थ मटेरियल है वो ऑलरेडी उनके कब्जे में आ चुका है। तो ये साफ है कि जोग्राफिकली अगर देखा जाए तो यूक्रेन को आप मिलिटरीली नहीं जीत सकते हैं, रशिया से नहीं अलग कर सकते हैं। वो नेचुरल है, जैसे बांग्लादेश है। बांग्लादेश हमसे चारों तरफ से घिरा हुआ है, और अगर कोई ये रिजीम ये सोचती है कि हम चाइना की गोदी में बैठ के और हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ कर लेंगे, हाउ इज़ पॉसिबल, कैसे ये बेवकूफ़ी सोची जा सकती है। उसी तरह से प्रेसिडेंट पुतिन ने ये साफ डिक्लेयर कर दिया है कि रशिया यूक्रेन का जो सोल गारंटर है वो हम ही है। और अब जिस तरह से अंकारा समिट के बाद यूरोपियन फोर्सेस ने और अमेरिकन ने जो हमारे खिलाफ एक लड़ाई को कंटिन्यू किया है, तो हम भी अनस्पेसिफाइड डिसीजन ऑफ पावर लेंगे फ्यूचर में। और उन्होंने दो चीज़ें बहुत स्पष्ट कर दी हैं कि हम एरिया ऑफ एक सिक्योरिटी स्फेयर बनाएंगे चारों तरफ। और दूसरा कि उन्होंने कहा कि जो एरियाज़ यूक्रेन के ऑलरेडी हंगरी, रोमानिया और पोलैंड से मिलते हैं, ये अंत में वहीं जाएंगे। तो उनका एक डिसइंटीग्रेशन होगा और बाकी एरिया रशिया के साथ मर्ज हो जाएगा। तो इस तरह से सिचुएशन दिखाई दे रही है कि कॉन्फ्लिक्ट चलेगी और ये एस्केलेट करेगी। और इसीलिए रशिया ने जो अमेरिकन्स ने जो रशिया को धोखा दिया है, और उसके बाद उन्होंने ईरान के अटैक में रशियंस ने अपना एटीट्यूड चेंज किया है। ऑब्वियसली रशिया का इंटरेस्ट ये होगा कि जिस तरह से तुम हमारा हमारे नुकसान पहुंचा रहे हो यूक्रेन में, हम भी तुम्हारा नुकसान वहाँ पे ईरान में पहुंचाएंगे। ऑब्वियसली है ये। तो आज की डेट में जो ये लग रहा था कि नेगोशिएटिंग टेबल पर यूक्रेन आ जाएगा, क्योंकि यूक्रेन दबा हुआ है और अमेरिकन ने साफ कह दिया था प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि यू हैव नो कार्ड्स, और ऐसा लग रहा था कि नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाएंगे और जेलेंस्की भी तैयार है और पुतिन अपनी बात मनवाने में सफल हो जाएंगे। तो फिर से एक बार ये लग रहा है कि ये जो नेगोशिएटिंग टेबल पर आने की बात है ये अभी थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है, थोड़ा सा दूर चली गई है, और इसलिए ये लड़ाई एस्केलेट करेगी। अमेरिकन्स फंसे हुए हैं वार में, तो अमेरिकन्स तो नेगोशिएटिंग टेबल पे आ सकते हैं, रशियंस उनको बाइंड कर सकते हैं नुकसान पहुंचा के। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन की लीडरशिप खेल खेल रही है, क्योंकि अपने इंटरेस्ट में खेल रही है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ का नेशनल इंटरेस्ट कहीं से भी वो ये नहीं कहता कि वो इस कन्फ्लिक्ट में शामिल हों। और बल्कि जर्मनी वगैरह तो नॉर्थ स्ट्रीम में बहुत पहले से रशियन गैस लेते रहे हैं, हालांकि उस समय अमेरिकन ने ऑब्जेक्शन किया था। और रशियन उनके जोग्राफिकली नज़दीक भी है, तो रशिया के साथ लड़ाई करके वो कितने दिन तक चल पाएंगे छोटे छोटे कंट्रीज। हिटलर की फोर्सेज ने एक एक दिन में जीत लिया था इसी फ्रांस को, सबको। और इन लोगों की हिस्ट्री भी ठीक नहीं है। यही फ्रांस था जिसने जीयूस को मरवा दिया था, बहुत सारे लाखों लोगों को होलोकास्ट में वो शामिल थे। तो एक तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ की जो लीडरशिप है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में, जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प का अपना एक नेशनल अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी चल रहा है, उनका फैमिली इंटरेस्ट, उनका बिजनेस इंटरेस्ट, वो अमेरिका के इंटरेस्ट को उसमें तलांजलि दे रहे हैं। उसी तरह से यूरोपियन की जो लीडरशिप है वो भी कहीं, यूरोपियन भी नहीं कहा जाए, वेस्ट यूरोपियन, कुछ केवल जर्मनी और इंग्लैंड और फ्रांस आप कह सकते हैं, ये दो चार कंट्रीज ऐसे हैं जो कि जिनकी लीडरशिप उनको ऐसा लगता है कि ये हम अगर आर्मामेंट साथ देते रहेंगे और ये लड़ते रहेंगे तो हम एक दिन रशियंस को हरा देंगे और रशिया का डिसइंटीग्रेशन कर देंगे। अभी उन्होंने एक थ्योरी भी जेट की थी कि साहब प्रेसिडेंट पुतिन की जो पॉपुलैरिटी है वो डाउन हो रही है, जबकि मैं बहुत जाता हूँ तो प्रेसिडेंट पुतिन पॉपुलैरिटी इज़ वेरी हाई, और ही इज़ ए वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड और सीजन्ड पॉलिटिशियन। इतना सीजन्ड पॉलिटिशियन के आगे आप चाह रहे हैं कि जेलेंस्की को लेकर के, और आप चाह रहे हैं कि भीष्म पितामह को हरा दें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये एक ज्योग्राफिकल सिचुएशन, जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन चल रही है। इसमें हम लोग आगे भी बातचीत जारी रखें, धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेसी की तरफ बढ़ें। तो मैंने अभी ओवरऑल आपको ये सिचुएशन बताई है, और इसके बाद हम नेक्स्ट शो में इसके बाद हो क्या रहा है सर अभी, थोड़ा सा जस्ट एक करंट सिचुएशन के भी बता दीजिए। ये जो मैंने प्रॉक्सी वॉर की बात करी है, आपको लगता है ये किस डायरेक्शन में जाएगी? रशिया यूक्रेन वार, रशिया अमेरिका की जो अभी प्रॉक्सीज के थ्रू वॉर चल रही है सर, वो किस डायरेक्शन में जाएगी?
नहीं, रशिया और अमेरिका की देखिए प्रॉक्सी वार अब डायरेक्ट आ चुकी है, क्योंकि ट्रम्प ने जिस तरह से पलटी मारी है, तो अब ये एक तरह से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गया है। अब वो बात तो ख़त्म हो गई कि प्रेसिडेंट ट्रम्प में और प्रेसिडेंट पुतिन में कहीं आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और अमेरिकन इंटरेस्ट ये था कि जो नाटो फोर्सेस हैं वो 2 जीडीपी पे मान जाएँ, कुछ हथियारों पर अपना खर्च करें, तो वहाँ पर उन्होंने रशियन इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ कर लिया है। और अब वो चाहते हैं कि ईरान के जो एक तरह से एनर्जी है उस पे हम कब्ज़ा कर लें। तो आने वाले टाइम में रशिया और अमेरिका का जो एक तरह से जो एक थोड़ा-सा एक थॉ था, एक रुकावट थी या नेगोशिएशन की बात थी, और इसीलिए जल्दी से एक समिट भी हुई अगस्त में, वो चीज़ दूर हो गई है। और मैं नहीं समझता कि प्रेसिडेंट पुतिन नाउ विल ट्रस्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प, और ना प्रेसिडेंट ट्रम्प के हाथ में कार्ड हैं कि वो सारे यूरोपियन यूनियन को हाँक देंगे या जो चाहेंगे कर देंगे यूक्रेन को। क्योंकि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन की लीडरशिप इन्वॉल्व है यूक्रेन में, वो बहुत खतरनाक है। क्योंकि अब पुतिन के सामने, प्रेसिडेंट पुतिन के सामने एक ही चीज़ रह गई है कि वो अमेरिका को तो नेगोशिएटिंग टेबल पे ले आएंगे। अब उनका काम है कि फ्रांस, जर्मनी और ये जो कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड, उसको भी अपने नेगोशिएटिंग टेबल पे लाना। और इसीलिए उन्होंने इशारा किया है कि हम अनस्पेसिफाइड डिसीजंस लेंगे। अब कहीं न कहीं रशियन जो अटैक है वो यूके के ऊपर और जर्मनी के ऊपर आना ही आना है, जिससे कि वहाँ की लीडरशिप बाध्य हो और कुछ बातचीत करने के लिए हो। अभी उनका एटीट्यूड जो है बहुत अच्छा नहीं है। तो रशियंस विल डू समथिंग जो कि जो अभी तक उन्होंने नहीं किया है। चाहे वो एक तरह से क्योंकि लड़ाई के बहुत सारे मीन्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के अलावा इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी हैं, कुछ ना कुछ तो रशियंस करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो क्योंकि आपको नहीं वो नहीं मानेंगे। आपको नहीं लगता कि ये अभी वो बॉर्डर पे ही जाएंगे, तभी रुकने वाला है, क्योंकि ये तो अभी तो कनेक्ट हो गए हैं ये दोनों वॉर्स। हाँ, नहीं ऐसा है ना, देखिए रशियंस ने जो सिक्योरिटी का, अभी तक रशियंस के ऊपर 2-3 चीज़ें आई थी। जब आपको याद होगा 22 में जब उन्होंने लड़ाई शुरू करी, तो जो मैंने सूमी और ये जो एरियाज़ बताए थे, ज़रकीव वगैरह, रशियंस ने वो वहाँ तक पहुँच गई थी फोर्सेस, और फिर उन्होंने विथड्रॉ किया, क्योंकि उस समय प्रॉब्लम ये आई कि रशियंस जीत तो ले रहे थे, लेकिन उस चीज़ को होल्ड नहीं कर पा रहे थे। और ताज़ी-ताज़ी लड़ाई थी, और यूक्रेनियंस भी एक तरह से रशियंस ही हैं, और वो भी बहुत अच्छा लड़े, और आर्मामेंट्स उनको दिए ही गए। तो रशियंस ने ये सोच कर के कि अभी विथड्रॉ कर लेते हैं, तो उन्होंने सारा ध्यान वहाँ से हटा के उन्होंने डॉन्स पे रख दिया। और मेरिउपोल, अगर आपको याद हो, ब्लैक सी का जो पोर्ट है और जो अज़ोव की तरफ जो स्टेट जाता है, उस एरिया पे कंसंट्रेट करके उन्होंने मेरिउपोल ले लिया। सबसे पहला जो उन्होंने चेचन फोर्सेस को लगाया था, जो बहुत ही बड़ा पोर्ट है। और उधर से उन्होंने फिर क्रीमिया को सेव करने के लिए उन्होंने पूरे एरिया का, डॉन्स और लुहांस्क का कैप्चर करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा उस एरिया में वो रेफरेंडम करा चुके हैं, और वहाँ के लोग कह चुके हैं कि हाँ, हम रशिया के साथ रहेंगे। तो वो एरिया वो दबा चुके हैं। तो अब रशियंस ने, उनको पता है कि अगर लास्ट टाइम पे हम कुछ ऑफेंस करेंगे, तो जो सिक्योरिटी जो एरियाज़ को रशियंस ने, जो हमने मैप में दिखाया है, वो उसको लास्ट टाइम में भी ले लेंगे। वहाँ पर भी फोर्सेस ऑलरेडी एंटर कर ही चुकी हैं, रशियन फोर्सेस अंदर हैं। वो अभी थोड़ा-सा एडवांस नहीं की हैं। निप्पो रिवर के आसपास एक तो यहाँ तक आया था, एक बार रशियंस ने कहा था कि हम निप्पो रिवर तक कब्जा कर लेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत मिलिटरली उन्हें बहुत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूक्रेनियंस आर ऑलरेडी वीक। उनकी एनर्जी स्ट्रक्चर को धीरे-धीरे तोड़ के यूक्रेन को उन्होंने बहुत कमज़ोर कर दिया है। लोग वहाँ है नहीं, सारे लोग बाहर जा चुके हैं, बूढ़े और थोड़े बहुत वहाँ पर लोग बचे हैं। और रशिया का ही ये देश है, मैं शुरू से कहता हूँ ये रशियंस ही का ही एरिया है, तो इसलिए बहुत वो एटीट्यूड रशियंस का नहीं रहेगा जो अमेरिकन्स का वियतनाम के थ्रू और इराक और इस सब के प्रति रहता है। तो एक तरह से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने को सेव करेंगे। और यूक्रेन, ये उन्होंने कहा, क्योंकि वो कहीं मान के चल रहे हैं कि अगर यूक्रेन सर्वाइव किया, अगर हमने एक यूक्रेन का एक हिस्सा बना के भी रखा, तब भी हम उसको चारों तरफ से, उसका जो सोल गारंटर होगा वो हम ही होंगे, क्योंकि चारों तरफ से हम ही उसको घेर के रखेंगे।
दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए नहीं भी रहा तो एक एरिया हम जो उसका हंगरी का वो है, रोमानिया को, पोलैंड को जो दिया गया है वो हिस्सा हम उनको दे देंगे। ये जो पेशकश है ये कहीं ना कहीं पोलैंड को, हंगरी को, रोमानिया को थोड़ा सा सॉफ्ट करेगी इस कन्फ्लिक्ट में। वैसे भी आप देखिए हंगरी सॉफ्ट हो चुका है ऑलरेडी। संग हंगरी बहुत नाटो के कहने से नहीं चल रहा है और प्रेसिडेंट ट्रंप उसकी आलोचना भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कल्चरल रिलेशनशिप है, बहुत पुरानी रशियंस के साथ जोग्राफिकली प्रॉक्सिमिटी है। अगर वहाँ की लीडरशिप को समझ में आएगा तो ठीक है, लेकिन जर्मन के जो चांसलर हैं, जर्मन के जो प्रेसिडेंट हैं और मैक्रो हैं, और इंग्लैंड की जो पॉलिटिक्स है, सिटी ऑफ लंदन की, और ये सब जो उनका लालच है, ये एक तरह से यूरोपियन कंट्रीज को तबाह कर देगा। क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट ट्रम्प विल बी वेरी, पुतिन विल बी वेरी वेरी टफ विद दीज 2-3 कंट्रीज, और कुछ ना कुछ रशियन अटैक इनके ऊपर आएगा 100%। तो ये लड़ाई एस्केलेट भी कर सकती है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं ले सकते, पोलैंड करेगा नहीं। पोलैंड जो भी बॉर्डर जो एरियाज हैं वो रशिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट में नहीं आएंगे, ना फेस टू फेस आएंगे, ना रशियंस इंटरेस्टेड है उनके एरिया में कैप्चर करने के लिए। रशियंस को केवल यूरोप के 2-3 कंट्रीज को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाना है, और चूंकि यूरोप ईरान में शामिल नहीं हुआ है तो इसलिए वहां उनको वो नहीं दबा सकते। वो अमेरिकन को तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनका नुकसान कर सकते हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज को तो नुकसान नहीं कर सकते क्योंकि वो ईरान में शामिल नहीं हुए हैं। इसलिए यूरोपियन जो 2-3 कंट्रीज वेस्ट यूरोप के जो हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बिलबिला रहे हैं यूरोप में और बड़ा भाषण दे रहे हैं कि यूक्रेन जीत जाएगा और ये है वो है, जो पूरा नाटक मचाए हुए हैं, वो ठीक कर देंगे। तो उनको ठीक करने का क्या रास्ता हो सकता है? उनको ठीक करने का ट्रांसनेशनल जो अटैक है, वही उनको नेगोशिएटिंग टेबल पर लाएंगे। और आपको याद होगा अभी धीरे धीरे कि प्रेसिडेंट पुतिन ने डायरेक्ट यूरोप के जो पब्लिक है उसको एड्रेस किया है। 2-3 दिन से वो लगातार एड्रेस कर रहे हैं कि मैं यूरोप की पब्लिक से बात कर रहा हूँ, और ख़ास तौर से जर्मनी और इंग्लैंड के लोगों से उन्होंने अपील की है कि आपके जो लीडर्स हैं वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये वैसे ही बातचीत है जैसे कि नेतन्याहू ने बातचीत की थी। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन कुछ भी करने से पहले पहले वो पब्लिक से बात कर रहे हैं, और जिससे कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन ना हो, और फिर वो उस लीडरशिप को हिट करेंगे। और जो रशियन का हिट आएगा वो बहुत ख़राब भी लगता है, कभी-कभी हो जाता है। अनस्पेसिफाइड उन्होंने कहा डिसीजन। तो ये पक्का उनका अटैक आएगा जर्मनी, इंग्लैंड के ऊपर और फ्रांस के ऊपर भी। अमेजिंग। ये मतलब देखना पड़ेगा क्या होता है इसके आगे। बट थैंक यू सो मच सर। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो इसमें को इस सर प्लीज हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। इसमें जो इसके साथ-साथ जो रेशियल जो एक तरह से पार्ट है, जो एक तरह से कल्चरल या रेशियल जो हिस्सा है, उस पर भी हम लोग एक दिन बात करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में आप ही देखिए कि हमारे जो फोर्सेस थी वो इंग्लैंड की तरफ से भी लड़ी, सुभाष चंद्र बोस की तरफ से भी लड़ी, तो दोनों तरफ से हमारी फोर्सेस थी। तो ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो रेशियल पर्सपेक्टिव है, जैसे आप देखिए कि अलास्का में अभी भी इंग्लैंड, रशिया ने 1867 में अमेरिका को दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी आज वहाँ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है। यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, और अभी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को ख़त्म करने की कोशिश की थी ये कैथोलिक्स ने, और आपके ये वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ ने। तो कहीं ये रेशल और जो सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट्स हैं ये भी कहीं इम्पोर्टेंट है। और ये ठीक है, आपने नाटो का एक्सपेंशन करते हुए ये सोच के कि भाई वहाँ पे बड़ी समृद्धि आएगी, आप लोग बेवकूफ़ बनाते बनाते आपने नाटो को 32 कंट्रीज़ कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो 16 कंट्रीज़ बाद में जुड़े हैं उसमें से बहुत सारे देश ऐसे हैं जो रिव्यू कर सकते हैं नाटो मेंबरशिप इस घटना के बाद, अंकारा के बाद, जिस तरह से, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कहीं से भी मैच नहीं करेगा जर्मनी और इंग्लैंड और इनके इंटरेस्ट के साथ। तो नाटो का नाम लेकर के, आर्टिकल 5 का नाम लेकर के वो सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को जिस तरह से हाँकने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो वेस्ट यूरोप के कंट्रीज़ हैं, फिर से वही घाव, सेकंड वर्ल्ड वॉर वाले जो घाव हैं वो हरे होंगे, और वो जो सिचुएशन है वो फिर से रिवाइव धीरे-धीरे होगी। नाटो के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि नाटो के अंदर भी डिविजन्स शुरू हो जाएँगे। थैंक यू सर फॉर दैट। क्योंकि बड़ा
इंटरेस्टिंग समय आने वाला है, देखेंगे इसको, वी विल बहुत कीप अ इंटरेस्टिंग ट्रैक, we'll keep a बहुत track इंटरेस्टिंग and we will keep updating you. Thank you so much sir आपके समय के लिए, and of course सबसे मेरे को रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स वी विल, लेट्स सी, विल कीप अ ट्रैक एंड कीप लेटिंग यू नो होता क्या है आगे। हाँ थैंक यू सर। बिल्कुल। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।